जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 क्लास 12 द इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र 2025 के महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न होगा क्या होगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके पूरे बुक से लिया गया है, पूरे बुक के हर एक चैप्टर से लिया गया है। तो प्रश्न देखिए इसी तरह से, जैसे पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर क ख ग घ। ऑप्शन नंबर का व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत निवेश। तो इसी तरह से आपके प्रश्न आएंगे। तो देखिए आपको मैं इतना अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्न को समझा कर बताऊंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बोलिएगा कि मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो आपको पहला क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि देखिए पहला क्वेश्चन तो यही, लेकिन आपको मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं। प्रश्न नंबर पहला है क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें किस विचार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क है व्यक्तिगत आय, ऑप्शन नंबर ख है व्यक्तिगत बचत, ऑप्शन नंबर ग है राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर घ है व्यक्तिगत निवेश। तो देखिए पहले आपको ध्यान रखना कि आखिर एक होता है, एक आपका क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि खुद का निजी, जैसे हमने किसी चीज़ का उत्पादन किया, मार्केट में कोई चीज़ बेचने गए, उसका दाम क्या होगा, तो उन सभी चीज़ों का दाम निर्धारण करना, ये सब करना किसके अंतर्गत आता है, वह आता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। लेकिन वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए, सार्वजनिक वस्तु हो, कोई स्टेशन की बात की जाए, कोई स्कूल की बात की जाए, कोई कॉलेज की बात की जाए, तो ये सब बात किसके, समष्टि अर्थशास्त्र यानी सार्वजनिक जो सरकार के अंडर में आए वह आपका क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र होता है। तो यही आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा है। ऑप्शन नंबर, आप सभी ऑप्शन को देख लिए हैं। तो देखिए आपका पहले का ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप इसका बताइए। तो जो व्यक्तिगत आय है उसमें कोई व्यक्ति की बात की जा रही, व्यक्तिगत बचत यानी व्यक्ति की ही बात की जा रही, वहीं पर व्यक्तिगत निवेश कोई व्यक्ति निवेश कर रहा है तब भी व्यक्ति की बात की जा रही। लेकिन जो राष्ट्रीय आय है वह किसके लिए, पूरे देश के लिए होता है राष्ट्रीय आय। इसीलिए प्रश्न नंबर आपका जो पहला है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखिए, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा है, समरूप वस्तु यानी ब्रैकेट में उत्पाद इस बाजार की विशेषता है। किस बाजार की विशेषता है, इस प्रश्न का कहने का मतलब यही। ऑप्शन नंबर क है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ख है अपूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ग है एकाधिकार, ऑप्शन नंबर घ है अल्पाधिकार। तो देखिए ये आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो आप एक बार टिक खुद से मारिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एक कहानी मैं आपको बता दूँ और एक हकीकत बता दूँ। कहानी का यह एक हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना, जब आपके लोग बेइज्जती करा रहे, क्या पढ़ रहा है, इसको क्या पढ़ने आ रहा है, इसको तो कुछ पढ़ने ही आता नहीं है, तो समझ लीजिए उस समय कामयाब होने का मज़ा ही कुछ और होता है और पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा मन लगता है। बहुत अच्छी तरीके से आपका भी मन क्या लगता है, किसमें, पढ़ाई में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको पढ़ाई लिखाई पर पूरा तरह से ध्यान देना है, कभी भी इसमें लापरवाही नहीं करना है। आप देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। तो अगर आप हमेशा पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मैं आपको नहीं मना कर रहा हूँ आप कुछ मत कीजिए, नहीं आप करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपको पाना है, जो आपको पढ़ना लिखना है, आपका वहाँ पर पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। तो ठीक आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का प्रश्न नंबर दूसरे का। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरा प्रश्न नंबर क्या, उपभोक्ता का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। तो इसमें आपको भरना है
क्या भरना है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा अधिमान, ऑप्शन नंबर ख प्रतिमान, ऑप्शन नंबर ग चुनाव, ऑप्शन नंबर घ संतुष्टि। तो आपको ऐसा क्या भरना है कि ये जो आप सेंटेंस पढ़ रहे हो यहाँ से यहाँ तक आप, वह सेंटेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए और देखने में अच्छा लगे और जमे। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है, तीसरे का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा अधिमान। अब आपको पढ़ना कैसे? उपभोक्ता का उद्देश्य अपने अधिमान को अधिकतम करना है। किसको? अपने अधिमान को अधिकतम करना है। तो आपको भरना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको भरना नहीं है, यह बस आपको दिया है भरने के लिए। लेकिन आपको क्या करना है? इसी तरह से टिक मारना है। क्या? ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा अधिमान। तो आपका ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4, आपका प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 4 में पूछा है चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। कह रहा है कि जो चाय है, चाय पत्ती आप जानते ही होंगे। तो जो चाय पत्ती है अगर उसकी कीमत बढ़ रही है, वृद्धि मतलब बढ़ रही है, तो चीनी की मांग में होगी। तो चीनी की मांग में क्या होगा? क्या कमी होगा, स्थिरता होगा, वृद्धि होगा, या तो इनमें से सभी होगा? यही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क है कमी, ऑप्शन नंबर ख है स्थिरता, ऑप्शन नंबर ग है वृद्धि, और ऑप्शन नंबर घ है ये सभी। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। का क्या होगा? कमी। तो देखिए प्रश्न क्या है कि चाय की कीमत में, चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। कि चाय का कीमत अगर बढ़ रहा है, चाय पत्ती की कीमत बढ़ रहा है, तो चीनी की कीमत क्या होगी? मतलब चीनी की मांग कम होगी। अगर चाय की कीमत बढ़ रहा है तो वहीं पर चीनी का जो मांग होगा वह कम होगा, क्योंकि जब चाय पत्ती महंगा होगा तो लोग चाय का यूज़ थोड़ा कम करेंगे, तो चीनी की जो मांग है उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप प्रश्न नंबर आपका जो 4 था, तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 आपका है। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 5 कि दुर्लभ साधनों के प्रयोग होते हैं। दुर्लभ साधनों के क्या प्रयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर क है वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर ख है सीमित, ऑप्शन नंबर ग है निश्चित, और ऑप्शन नंबर घ है शून्य। तो कह रहा जो दुर्लभ साधन है, तो भरना आपको यहीं पर है कि दुर्लभ साधनों के आप क्या भरें कि आपका जो सेंटेंस है वह अच्छा लगे और पढ़ने में बिल्कुल एकदम सही हो जाए। तो आपका जो प्रश्न नंबर 5 है, 5 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाए वैकल्पिक। तो भर अब आपको पढ़ना कैसे? दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं? वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो इसमें भरना यही था, लेकिन आपको भरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपको बताया केवल आपको टिक लगाना है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 5 है, 5 का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अब आपको अगले प्रश्न पर ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 यानी 6 है। प्रश्न नंबर 6 है पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। पूरक वस्तु के लिए मांग की तिर्यक लोच क्या होती है? ऑप्शन नंबर क धनात्मक, ऑप्शन नंबर ख ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ग शून्य, और ऑप्शन नंबर घ अनंत। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो देखिए लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ऑप्शन जो आपका प्रश्न नंबर 6 है, 6 का आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। जो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है। प्रश्न 7 है इस समीकरण में स्वायत्त उपभोग कितना है? जो स्वायत्त उपभोग है कितना है इस समीकरण में? तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर क है 100, ऑप्शन नंबर ख है 0.5, ऑप्शन नंबर ग है 50, और ऑप्शन नंबर घ है 200। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 7 यानी 7 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो इस समीकरण में स्वायत्त उपभोग है वह कितना है? आपका 100 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट आपका प्रश्न नंबर 7 ही है। इसके लिए सॉरी, थोड़ा से मैं तो सवाल नहीं लिख पाया, भूल गया, थोड़ा से गलती हो गई, इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको पहले समीकरण लिखना है, तभी तो आप जानेंगे कि कौन सा समीकरण है। इस समीकरण में तो बता दें, लेकिन समीकरण लिखा ही नहीं। तो समीकरण आपका है C इक्वल टू, यानी C बराबर
100, सी बराबर 100, 100 प्लस 0.5 वाई क्या है समीकरण? सी बराबर 100 प्लस सी बराबर 100 प्लस सी बराबर 100 प्लस 0.5 वाई है, यह है। तो इस समीकरण में स्वायत्त जो उपभोग होगा वह कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना होगा आपका? आप प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा, 100 होगा। तो समीकरण भी आप ध्यान रखें, समीकरण आपका क्या था? c बराबर 100 प्लस 0.5 वाई में जो स्वायत्त उपभोग हुआ वो कितना होगा? 100 होगा। तो आपका प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपका है वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? प्रश्न नंबर का 3, प्रश्न नंबर ख 4, प्रश्न नंबर ग 5, प्रश्न नंबर घ कितना होगा? 6। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 8 जो प्रश्न नंबर 8 है, 8 का आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5। तो वर्तमान युग में जो उत्पादन के साधन होते हैं वो कितने होते हैं? कुल 5 होते हैं। देखिए यहाँ पर क के जगह पर जैसे 1 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ऐसे भी दे सकता है। और आपको ए बी सी डी इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 8 था, 8 का आपका प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? किसी देश का भुगतान जो संतुलन है वह रहता है। ऑप्शन नंबर क संतुलित रहता है, ऑप्शन नंबर ख की असंतुलित रहता है, ऑप्शन नंबर ग की धनात्मक संतुलित रहता है, ऑप्शन नंबर घ की ऋणात्मक संतुलित रहता है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 9 है वह प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो किसी देश का भुगतान संतुलन रहता है वह सदैव कैसा रहता है? तो वह सदैव संतुलित रहता है। तो ये आपका जो प्रश्न नंबर 9 था, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर का आपका संतुलित बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 है यानी 10 है, प्रश्न नंबर 10 है भारत के वित्त मंत्री कौन है? जो अपना इंडिया है, जो भारत है, तो इस समय वित्त मंत्री कौन है यह पूछा है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर क है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ख है अमित शाह, ऑप्शन नंबर ग है राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर घ है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण कहें या निर्मला सीतारमण भी आप कह सकते हैं। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो आपका घ है बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। यह क्या है? भारत के वित्त मंत्री हैं। तो इसी तरह से आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10 था, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 11 है यानी 11 है मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? कह रहा है कि जो मनरेगा यानी आप एक तरह से क्या समझ लीजिए नरेगा। तो जो नरेगा है, जो जैसे नरेगा मनरेगा क्या होता है? जैसे आपके गांव में कहीं नार होता है, नार खोर होता है, खेत होता है, तो इन सभी में क्या होते हैं कि डाँड़ बाँधे जाते हैं या माटी फेंक कर एक तरह से डोलने के लिए, चलने के लिए रोड बनाए जाते हैं। तो वही क्या होता है आपका नरेगा मनरेगा कहा जाता है उसी को। तो कह रहा है कि जो वह कार्यक्रम है उसमें कितने दिवस तक, दिवस मतलब कितने दिन तक रोजगार परिवार के यानी जो रोजगार है वह कमाने के लिए जो काम, रोजगार मतलब काम है, तो परिवार के एक सदस्य को जो उपलब्ध कराया जाता है वह कितने दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है? तो देखिए आपका प्रश्न 11 का ऑप्शन नंबर क है 150 दिन, ऑप्शन नंबर ख है 120 दिन, ऑप्शन नंबर ग है 100 दिन और ऑप्शन नंबर घ है 90 दिन। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना? 100 दिन। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट। कैसे राइट हुआ कि पहले क्या होता था कि 2005 में
अब एक योजना बनाएगी जिसमें सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो हम उसको 100 दिन के लिए काम देंगे, वह काम जाकर कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से जो आपका प्रश्न नंबर 11 था, तो प्रश्न नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 12 है, यानी 12 है, क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा चेन्नई। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप एक बार टिक खुद से लगाइए, खुद से कोशिश कीजिए कि मैं इसको खुद ही आंसर दे दूँ। अगर नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए खुद ही हूँ आपके लिए। तो प्रश्न नंबर जो आपका 12 है, 12 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? मुंबई में है, जिसे बम्बई या मुंबई भी कहा जाता है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए और वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि सर मुझे इस वीडियो से कोई ना कोई ज्ञान मिला है, लाभ मिला है और आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो मैं आपको इसी तरह से समझाकर हर एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा। देखिए पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति अगर जानकार होता था तो अपनी बातों को नहीं बता पाते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको हर चीज़ बता सकता हूँ और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छी अच्छी बात भी बता सकते हैं। तो देखिए विश्वास में सब कुछ है, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो मैं जो भी बात कहूँगा आप ज़रूर पसंद करेंगे और मेरा अगर समझाने का तरीका अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपका जो प्रश्न नंबर 12 था, प्रश्न नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई। प्रश्न नंबर 13 आपका है, प्रश्न नंबर 13 क्या है कि प्रश्न नंबर 13 है, यानी 13 आपका है प्रश्न नंबर, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है। भारत का केंद्रीय बैंक 13 है कि भारत के जो केंद्रीय बैंक का नाम है वह क्या है? ऑप्शन नंबर क है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ख है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ग है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर घ है बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका जो प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भारत का केंद्रीय बैंक वह कौन सा है? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 था उसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका 14 है, 14 मतलब 14 है आपका, 14 है, 14 नंबर क्या है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? ऐसा कौन सा है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की वस्तु नहीं है? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा किसी एक फर्म में उत्पादन की मात्रा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा एक उपभोक्ता का संतुलन। तो देखिए जो आपका प्रश्न क्या पूछा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसमें हम निजी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो एक व्यापारी द्वारा गेहूं की कीमत का निर्धारण, यह तो विषय वस्तु है, किसकी? व्यष्टि अर्थशास्त्र की है। ठीक, ऑप्शन नंबर ख है देश में कीमत का उतार चढ़ाव, ये तो समष्टि अर्थशास्त्र का हो जाएगा, यानी यह व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कौन सी? देश में कीमत स्तर का उतार चढ़ाव। तो ये भी तो देखिए, ये तो क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं होगा। ठीक, अब आपको ऑप्शन नंबर देखना क्या है, प्रश्न नंबर जो 14 है, 14 का ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? तो देखिए
देश में जो कीमत का उतार चढ़ाव है, तो वह देश में कोई देश है उसमें कीमत का उतार चढ़ाव, ये तो सीधी-सीधी बात है कि यह सरकार के अंडर में आता है। यानी यह समष्टि अर्थशास्त्र की है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या नहीं है? देश में कीमत का उतार चढ़ाव, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश में जो कीमत स्तर का उतार चढ़ाव है वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। और एक उपभोक्ता संतुलन, तो ये भी एक व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ठीक इसी तरह से जो आपका प्रश्न नंबर 14 था, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 15 है, 15 है आपका, 15 है क्या है कि प्रश्न नंबर 15 है, मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है। जो मांग का कीमत लोच होता है उसका न्यूनतम मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर क है 1, ऑप्शन नंबर ख है 0, ऑप्शन नंबर ग है अनंत, ऑप्शन नंबर घ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर का मांग की जो कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है वह 1 होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, हम आपके लिए डेली इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।